हाँ तो बच्चों, अगला जो टॉपिक है हमारा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, सारे टॉपिक्स हमने डिटेल में किए। उसके बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। बहुत अच्छा टॉपिक है ऑप्टिक्स का, और ये कह लो कि टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स, जैसे जिस दिन मैं आपको पढ़ा रहा था ऑप्टिक्स, उस दिन मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि इसके 2 टाइप्स होते हैं, पहला रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हम लोग रे ऑप्टिक्स के बाद पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ये वेव ऑप्टिक्स होता क्या है। तो बच्चे होता क्या है, काफ़ी लंबे समय तक ये डिस्कशन चला, ठीक है, सदियों तक ये डिस्कशन चला कि भाई जो रे है, ये रे है, रे ऑप्टिक्स है या रे थ्योरी यहाँ पे अप्लाई होती है, रे है या वेव है, ठीक है। कई महान साइंटिस्ट, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ने इन पर काफ़ी लंबे समय तक रिसर्च की, काफ़ी लंबे समय तक इनको समझा और ये दुनिया को बताया कि ये रे है या वेव है। बात रही 1675 की, यानी कि 1675 की बात थी कि महान साइंटिस्ट हुए जिसका नाम आप सब जानते हैं, जिनका नाम था सर न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने ये बताया, उन्होंने एक वेव, एक लाइट को लेके एक थ्योरी निकाली, ठीक है, और उस थ्योरी का नाम था हमारा कॉर्पस्कल्स थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि ये जो लाइट है, ये लाइट क्या है, ये एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल फॉर्म में क्या है, वर्क करता है, ठीक है। लेकिन उन्हीं के साथ साथ 1678 के अराउंड कुछ टाइम बाद एक दूसरे महान साइंटिस्ट हुए, डच साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था सर हाइगेंस, ठीक है। उन्होंने भी लाइट के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ये क्या है, एक वेव है, एक वेव है। लेकिन लोग जो थे, लोग मानने को तैयार नहीं थे। लोग मानने को इसलिए तैयार नहीं थे कि सर न्यूटन का नाम इतना फेमस हो चुका था, सर न्यूटन इतनी बड़ी हस्ती हो चुके थे तब तक कि लोग मानने को तैयार नहीं सर हाइगन की बात को, क्योंकि सर न्यूटन का नाम में इतना वजन था कि लोगों ने उनको ज़्यादा सराहा, उनकी बात को ज़्यादा माना कंपैरेटिवली सर हाइगन के, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम हुआ, जैसे जैसे चीज़ें एक्सपेरिमेंट होती गई, तो क्या हुआ, ये धीरे धीरे लोगों को पता चला, हम लोगों को पता चला, साइंस ने भी ये माना डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कि हाँ, कि जो लाइट है वो वेव है। और धीरे धीरे 1850 तक लगभग आते आते हमने कम्प्लीटली ये मान लिया, और डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट, जैसे आपके पोलराइजेशन हुआ और रिफ्लेक्शंस हुए वेव थ्योरी के अंदर, ठीक है। ऐसे एक्सपेरिमेंट जब हुए तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हाँ भाई लाइट क्या है, एक वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है, एक वेव फॉर्म होती है, ठीक है। तो चलिए, ये वेव ऑप्टिक्स क्या है। तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर बच्चे जो सबसे पहला टॉपिक है बेटा, उसका नाम है वेव फ्रंट। क्लास 12th एनसीईआरटी में सबसे पहला टॉपिक क्या है वेव ऑप्टिक्स के अंदर, कि वेव फ्रंट, कि ये वेव फ्रंट क्या होता है। टॉपिक का नाम है बच्चे वेव फ्रंट। जो पहला टॉपिक है वो है वेव फ्रंट। बहुत सिंपल टॉपिक है वेव फ्रंट, ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को समझने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट करिए। हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट होगा लाइट से हटके। लाइट का एक्सपेरिमेंट बाद में करेंगे, पहले हम लोग एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे वेव को समझने के लिए। एक्चुअल वेव होती क्या है, वेव फ्रंट क्या होता है, वेव क्या होती है और वेव फ्रंट क्या होता है, किसी भी वेव के द्वारा वेव फ्रंट कैसे बनता है, ठीक है। तो जरा एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिए कि प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं बेटा। प्रैक्टिकल के लिए हम क्या ले लेते हैं, कोई पॉन्ड ले लेते हैं, ठीक है, कोई तालाब ले लेते हैं, और उसके तालाब के अंदर भरा हुआ है क्या, वाटर। क्या भरा हुआ बेटा, वाटर भरा हुआ है, ठीक है। सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट जल्दी से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और लगातार लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, ठीक है। डेफिनेटली आपको वेव ऑप्टिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, डेफिनेटली आपको वेव ऑप्टिक्स समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इस वाटर में क्या करना है आपको, कि आप, ये कोई पॉन्ड है, इसमें अंदर वाटर भरा हुआ है, यही तो बोला था ना, ठीक है। अब इस पॉन्ड का एक क्या किनारा है, यानी कि सपोज दैट कि आपका ये कोई किनारा है इसका, ठीक है, ठीक है। और इस किनारे पर क्या है, आप बैठे हो इस जगह पे, ठीक है, आप इस जगह पे बैठे हो, ठीक है। मान लो सपोज दैट ये है, समझ लेना कि ड्राइंग में मत जाना कि सर क्या बना रहे हैं, है ना। तो ड्राइंग की कोई बात नहीं, ये आप बैठे हो, ठीक है, यानी कि हम लोग बैठे हैं। तो हम लोगों की क्या आदत होती है, हम लोगों की आदत होती है कि शांत पानी में पत्थर जरूर फेंकते हैं, है ना, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, यानी कि हमको खुजली होती है कि नहीं ये पानी शांत क्यों है, एक पीस ऑफ स्टोन उठाएंगे और इसको वाटर को स्ट्राइक करेंगे, है ना, यही आदत होती है ना, सब ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, एक पीस ऑफ स्टोन उठाया और इसमें
वाटर को स्ट्राइक कर दिया, वाटर को स्ट्राइक कर दिया, ठीक है। तो जब पीस ऑफ स्टोन वाटर की सरफेस से बेटा जब टकराएगा, उसको जब हिट करेगा, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। क्या होगा? एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। और उस डिस्टरबेंस जो क्रिएट हुआ है वो किस तरीके से क्रिएट होगा कि जब ये वाटर से जब वाटर से टकराएगा पीस ऑफ स्टोन, तो वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स क्या करेंगे? नीचे की तरफ जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स ऊपर की तरफ आएंगे, यही होगा ना। तो ऊपर नीचे जाने की वजह से एक वेव फॉर्म होती है, यानी कि एक वेव बन जाती है। इस तरीके से आपने देखा कि जब कभी वाटर डिस्टर्ब होता है तो इस तरीके से हिलता रहता है, इस तरीके से हिलता है ना, ठीक है। इस तरीके से वाटर क्या है? एक मूवमेंट करता है, ठीक है। तो जब ऐसे करने से क्या होगा, जब कुछ पार्टिकल्स नीचे जाएंगे और कुछ पार्टिकल्स ऊपर आएंगे, तो इससे एक वेव स्टार्ट होती है इस तरीके से वाटर की सरफेस के ऊपर। ऐसा ही होता है ना। आपने देखा कभी जब तालाब वगैरह भरा हुआ था, कंप्लीटली हवा चल रही होती है, तो हवा से भी डिस्टर्ब हो जाता है वाटर सरफेस। तो आप देखो दूर से कि इस तरीके से वाटर चलता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है, सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब यहाँ से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, तो इस तरीके से एक वाटर की जो वेव है वो फॉर्म होगी, और ये इस तरीके से कंटिन्यूसली किनारे की तरफ इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। यानी कि किनारे की तरफ इस तरीके से इंक्रीज कंटिन्यूसली करेगी, ठीक है, एक्सपेंड करेगी खुद को, ठीक है। तो एक्चुअली ये बन जाती है हमारी वेव। लेकिन वेव को वेव फ्रंट कब कहेंगे? बात समझना ध्यान से, वेव को वेव फ्रंट कब कहेंगे? तो ध्यान रखना कि इस डिस्टर्बेंस पॉइंट से, जहाँ से आप डिस्टर्ब कर रहे हो आप पीस ऑफ स्टोन से, ठीक है, इसको कह लो आप क्या? सोर्स ऑफ वेव फ्रंट। क्या बेटा? सोर्स ऑफ वेव फ्रंट। एक्चुअल में होता क्या है कि इस डिस्टर्बेंस पॉइंट से एक डेफिनेट फेज के अंदर मतलब डेफिनेट एक फिक्स जगह पर जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, इन पॉइंटों को यदि आप जैसे मीट कर दो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक ये है और ये वाला पॉइंट, ठीक है, इन पॉइंटों को यदि आप मीट कर दो, देखो मीट कर रखे हैं ना आपने सरफेस से, तो ये सरफेस जो तैयार हो गई है, सेम फेस के पॉइंट्स को मीट करने पर जो सरफेस तैयार होती है, आपकी फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं बेटा वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट, ठीक है। और ये वेव फ्रंट आपको दिखाई दिया तो इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा वेव फ्रंट फर्स्ट, उसके बाद में अगला वेव फ्रंट, उसके बाद में नेक्स्ट वेव फ्रंट। और ये वेव फ्रंट इस तरीके से कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? एक्सपेंड करते रहते हैं किनारे की तरफ। बात समझ में आई? तो इनको कहते हैं वेव फ्रंट। लेकिन ये है हमारा वाटर। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक तो लाइट है। लेकिन सर वाटर थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो लाइट पढ़ रहे हैं, है ना। तो मैंने बोला ना कि हम एक अलग एक्सपेरिमेंट लेंगे, उससे समझेंगे पहले वेव और वेव फ्रंट क्या है, फिर इसको हम अप्लाई करेंगे लाइट एक्सपेरिमेंट के ऊपर, ठीक है। फिर समझेंगे हम कि लाइट के अंदर जो हमारा वेव फ्रंट होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो वेव फ्रंट सभी को समझ आया, ठीक है, किस तरीके से वेव फॉर्म होती है ये समझ में आया। लेकिन ध्यान रखना इक्वल फेस में जो हमारे लाई करते हैं पॉइंट्स, उनको मीट कराने पर जो सरफेस तैयार होती है उसको कहते हैं वेव फ्रंट। ऐसे ही यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होंगे, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होंगे इस वाले वेव फ्रंट पर, इस वाले वेव फ्रंट पर, कहाँ से? डिस्टर्बेंस पॉइंट से, ये डिस्टर्बेंस पॉइंट से रहा, या सोर्स ऑफ वेव फ्रंट। तो इनको अगर मीट कराओगे तो ये अगला वेव फ्रंट, ऐसे ही ये अगला वेव फ्रंट बनेगा इक्वल फेज में। ध्यान रखना, समझ रहे ना ये वाला। तो ये हमारा क्या है? ये अगला क्या बनेगा? वेव फ्रंट बनेगा। तो जो वेव फ्रंट क्लियर हो गया, उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। और अब हम लोग पढ़ते हैं वेव फ्रंट को लाइट के अंदर, ठीक है। तो बच्चों वेव फ्रंट के बाद में आइए हम लोग अब लाइट के अंदर एंटर करते हैं कि जो हमारी लाइट है, लाइट के अंदर वेव फ्रंट कैसे फॉर्म होता है। ज़रा ध्यान से समझना, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया जाएगा, डेफिनेटली आपको समझ आएगा, ठीक है। कि जो वेव फ्रंट होता है वाटर के अंदर हमने समझ लिया, प्लेन सरफेस में हमने समझ लिया कि सर्कुलर वेव फॉर्म शुरू हो रही थी, वहाँ से फॉर्म हो रही थी। लेकिन लाइट में किस तरीके से क्या होगा? फॉर्म होगा वेव फ्रंट, किस कंडीशन में उसको आप वेव फ्रंट कहोगे। जरा उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट समझना। देखो डेफिनेशन तो वही होगी, फैक्ट कभी नहीं बदलते, सिर्फ उसके एप्लीकेशन से बदलते हैं। फैक्ट क्या था हमारा कि सेम
सेम फेस में जो हमारे पॉइंट्स लाई कर रहे थे उनको अगर मीट करा दें, उससे जो सरफेस तैयार होती है उसको हम क्या कहते थे, उसको हम वेव फ्रंट कहते थे। लेकिन यही चीज़ क्या रहेगी, लाइट में रहेगी। यही चीज़ हमने वाटर के लिए यूज़ की, ठीक है। तो अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, एक बल्ब दिखाई दे रहा है मेरे हाथ में, एक बल्ब, ठीक है। ये बल्ब आपको दिखाई दे रहा है, ये बल्ब की जो शेप है क्या रही होगी, स्फेरिकल है, ठीक है। सभी को समझ आ रहा है कि यही कि स्फेरिकल शेप है, ठीक है। अब स्फेरिकल शेप के अंदर किस तरीके से वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। यदि इस बल्ब को जला दिया जाए और जलाने के बाद कुछ लाइट जो है, इससे लाइट जो है, रे ऑफ लाइट इमिट्स होंगी, और उन केस में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर इसका जो वेव फ्रंट है वो किस तरीके का होगा, तो अगर जब ये वर्क करेगा तो रे ऑफ लाइट इससे कुछ ऐसे रे ऑफ लाइट निकलेंगी इस तरीके से, ठीक है। और अगर इसको पीछे की तरफ इमेजिन करें तो ये कुछ इस तरीके से इमेजिनरी कंडीशन में होगा। ये बात समझ में आई। तो जब आपको ये पता है कि जब इस बल्ब से कुछ रे ऑफ लाइट्स निकलेंगी तो बहुत सारी रे ऑफ लाइट्स इससे निकलेंगी, लाइट निकलेगा मतलब अब वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग की, लाइट मीन्स की वेव निकलेंगी, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनका एक कुछ इक्वल फेस होगा। जैसे आपको इक्वल फेस है, यहाँ से कुछ रे ऑफ लाइट्स इस तरीके से निकली, इस तरीके से कोई रे ऑफ लाइट निकल रही है, वेव निकल रही है, सॉरी, ठीक है, इस तरीके से। तो इक्वल फेस क्या हो गया, मान लो कि ये इक्वल फेस है इनका, ये इक्वल फेस है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इक्वल फेस आएगा। तो इक्वल पॉइंट्स, इक्वल फेस में जो इक्वल पॉइंट्स जो लाई कर रहे हैं, उन पॉइंट्स को यदि आप मीट कर दो इस तरीके से, तो एक क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट बन जाएगा। लेकिन ये रे जो वेव निकल रही है ये तो क्या है, ये तो 3D में निकल रही है। क्या बेटा, 3D में निकल रही है। 3D कंडीशन जानो, 3 डायमेंशनल कंडीशन में निकल रही है। 3 डायमेंशनल कंडीशन का मतलब ये है कि जो वेव फ्रंट बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, वो तो 3D में बनेगा ना। दैट मीन्स कि वो यार ये स्फीयर है तो इससे बनने वाला वेव फ्रंट भी स्फेरिकल होगा। क्या होगा, स्फेरिकल होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जब आपका पॉइंट यानी कि ये सोर्स ऑफ लाइट, ध्यान से समझना कि सोर्स ऑफ यानी कि ये जो वेव फ्रंट का टाइप है कि टाइप ऑफ द वेव फ्रंट ऑलवेज डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि शेप ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि जो उसकी सोर्स ऑफ लाइट है उसकी शेप क्या है। तो मेरा स्फेरिकल शेप है सोर्स ऑफ लाइट, तो इससे निकलने वाला जो वेव फ्रंट होगा या इससे जो फॉर्म होने वाला जो वेव फ्रंट होगा वो कौन सा होगा बेटा, वो होगा स्फेरिकल, ठीक है। जैसे पहला मैंने लिख दिया स्फेरिकल। अच्छा ध्यान से समझना कि ये जो हमारा स्फेरिकल है, स्फेरिकल सोर्स है, तो स्फेरिकल सोर्स को कहते हैं हम क्या, हम कहते हैं पॉइंट सोर्स। क्या कहते हैं बेटा, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स। अब जब ये पॉइंट सोर्स की बात आती है, जरा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन अक्सर कर पूछ लिया जाता है कि पॉइंट सोर्स से निकलने वाला वेव फ्रंट किस टाइप का होता है। भाई बात समझ में अभी आप सभी को आ रही है ना कि पॉइंट सोर्स से निकलने वाला वेव फ्रंट किस टाइप का होता है, स्फेरिकल टाइप का होता है। तो पहला टाइप क्या हो जाएगा बच्चे, स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल शेप का, ठीक है, स्फेरिकल शेप। समझ आ रहा है सभी को, स्फेरिकल शेप, ठीक है, राइटिंग सभी को समझ आ रही है ना, स्फेरिकल शेप, ठीक है, कि पॉइंट सोर्स से निकलने वाला जो आपका वेव फ्रंट होता है उसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल शेप, ठीक है। तो राइटिंग समझ लेना, ठीक है। उसके बाद में अगला, यदि आपसे ये बोल दिया जाए कि सर यदि हमारा कोई भी जो सोर्स ऑफ वेव फ्रंट है या सोर्स ऑफ लाइट है स्फेरिकल ना होके लीनियर हो, लीनियर सोर्स हो। अब लीनियर सोर्स जैसे कि आपने देखा ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट कुछ इस तरीके से होती है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल आप बोल सकते हैं, सिलेंड्रिकल। तो जो सिलेंड्रिकल सोर्स हो जैसे ट्यूबलाइट होती है, और आपसे पूछ लिया जाए कि सर एक चीज़ बताइए जब लीनियर सोर्स हो हमारे पास में वेव फ्रंट का या लाइट का, तो उस केस में शेप ऑफ द वेव फ्रंट क्या होगा। अब देखो ये चीज़ जरा आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो सेकंड जो हमारा टाइप है हमारा क्या ले लिया हमने, लीनियर। लीनियर के केस में मतलब है ना कि जो आपका ट्यूबलाइट है कुछ इस तरीके से होती है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल होती है कुछ इस तरीके से। अब जब इस तरीके से सिलेंड्रिकल आपका जब शेप होगा तो उससे कुछ वेव्स इमिट्स होंगी, जब लाइट उससे निकलेगी तो क्या होगा, वेव इमिट्स होंगी, और वेव इमिट्स होंगी तो क्या होगा, वो भी जो हमारा शेप है किसका, जो हमारा सोर्स का शेप है उसी शेप में वो क्या है, इमिट्स होंगी। दैट मीन्स कि ये क्या है, इससे रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से क्या होंगी, इमिट्स होंगी बाहर की तरफ, ऐसे इधर होंगी इमिट्स, ठीक है,
इस तरीके से चारों तरफ ऐसे होंगे, फिर इसके इनसाइड द, ठीक है, बोर्ड। तो कहने का मतलब वो भी इस तरीके से आपका फॉर्म हो जाएगा, क्या, वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट वही है ना कि सेम फेस में, इसका सेम फेस मान लो कि ये 1 यूनिट दूर है, इसकी जो डिस्टेंस है 1 यूनिट है, तो इसकी डिस्टेंस सपोज दैट 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट इधर भी 1 यूनिट होगा, इसके अंदर भी 1 यूनिट होगा, तो सबको मिलाएंगे तो ये 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, ठीक है। तो एक क्या हो गया, सेम फेज आ गया ना। तो सेम फेज के पॉइंटों को मिलाने वाली सरफेस क्या कहलाती है, वेव फ्रंट कहलाती है। यही तो कॉन्सेप्ट था आपका, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सिलेंड्रिकल केस है। तो सिलेंड्रिकल केस में अब आपसे पूछा जा सकता है कि जब आपका लीनियर सोर्स हो, लीनियर मतलब जैसे ट्यूबलाइट ऐसी होती है ना, जब आपका लीनियर सोर्स हो तो हमारा वेव फ्रंट किस टाइप का होता है, तो सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। क्या होता है बेटा, सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप का, समझ रहे ना, सिलेंड्रिकल टाइप का, क्लियर। उसके बाद में अब कई बार क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी जैसे कि कुछ बच्चों के मन में क्या आता है कि जैसे सर सन है, सन से निकलने वाली जो वेव्स होती हैं, लाइट होती है, उनका वेव फ्रंट सर किस टाइप का होता है। तो ध्यान रखना, जब आप कोई भी रे ऑफ लाइट, समझना मेरी बात को ध्यान से, कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट, जैसे आप यहाँ पे ले रहे थे कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट, जैसे कि आप किसी भी बल्ब से ले रहे थे ना हम लोग यहाँ पे, कि जब बल्ब से एक इन्फिनिटी डिस्टेंस पर, यानी कि काफ़ी दूर डिस्टेंस पर इसको क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, भले ही वो स्पेरिकल हो, तो आपको स्टेट आता हुआ दिखाई देगा। कैसे, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, ठीक है। कि जब आपका क्या हो कि कोई भी तीसरा टाइप, कोई भी आपका सोर्स ऑफ लाइट एक इन्फिनिटी डिस्टेंस पर हो, और इन्फिनिटी डिस्टेंस पर आप उसका वेव फ्रंट क्या कर रहे हो, एक वेव फ्रंट फॉर्म कराना चाह रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर वेव फ्रंट की जो शेप होगी, वो शेप क्या होगी, जरा उसको समझने के लिए क्या करना है, जैसे हमने सन ले लिया, सन, ये सन ले लिया, ये सन आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो सन से जो वेव्स स्टार्ट होंगी कुछ इस तरीके से होंगी, ठीक है, इस तरीके से स्टार्ट होंगी, ठीक है। अब सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस तो बहुत काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इधर आपका क्या है, इधर आपका क्या है, अर्थ है, इधर आपका अर्थ है, ये वाला अर्थ है, सपोज दैट। तो एक चीज़ बताइए, अर्थ भी स्फेरिकल है, ये भी कुछ इस तरीके से राउंड फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपकी जो ये वेव्स आ रही हैं, ये जो वेव्स आ रही हैं अर्थ के ऊपर, ये आपको स्टेट आती हुई दिखाई देंगी, यानी कि इसका कुछ हिस्सा ही तो आपको मिलेगा, सन का पूरा हिस्सा थोड़ी ले रहे हो आप। अर्थ के ऊपर तो कुछ हिस्सा आ रहा है ना, तो अर्थ के ऊपर जब कुछ हिस्सा आएगा तो ये स्टेट आती हुई दिखाई देती है। कौन सी, ये वेव्स जो सन से आती हैं, सनलाइट से आती हैं, ठीक है, ये स्टेट आती हुई दिखाई देती है ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। ये बात सभी को समझ आई। अरे आपको ये नहीं पता कि जैसे अर्थ है, अर्थ क्या है, स्फेरिकल होता है ना, लेकिन जब हम कहीं कोई भी एक लिमिटेड उसको पार्ट को देखते हैं, या हम लोग अगर ह्यूमन आइज से देखते हैं, तो हमको ये प्लेन सरफेस दिखाई देता है, जबकि प्लेन होता है क्या, प्लेन नहीं होता, स्फेरिकल होता है, ठीक है। लेकिन हमको रोड्स दिखाई दे रहे हैं क्या, प्लेन, ग्राउंड दिखाई दे रहे हैं प्लेन, क्यों, उसका रीजन ये है कि अर्थ का जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो तो बहुत ज़्यादा है ना। तो रेडियस ऑफ द अर्थ मतलब बहुत ज़्यादा है, तो जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है ऐसे केस में, तो चीज़ें हमको पैरेलल या वो स्टेट दिखाई देती हैं। तभी तो हम लोग बोल देते हैं कई बार कि जो रे ऑफ लाइट है वो स्टेट फॉर्म में आती हैं, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से वो होती तो स्फेरिकल है, मगर फिर भी हमको क्या है, स्टेट आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो जब आपको इन्फिनिटी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दे रखी हो, तो उस केस में जो आपका वेव फ्रंट होगा, ध्यान से समझना, ये स्टेट जो रे ऑफ लाइट आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर कौन सा वेव फ्रंट होगा, यहाँ पर होगा बेटा प्लेन वेव फ्रंट। क्या, प्लेन वेव फ्रंट, क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट होगा, WF, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट को आप कैसे बोल सकते हैं, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ठीक है। तो बात सभी को समझ आई। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं फिर से कि जब आपका पॉइंट सोर्स हो, यानी कि स्फेरिकल, जैसे बल्ब का एग्जांपल दिया था, उस केस में वेव फ्रंट क्या होगा, उस केस में वेव फ्रंट होगा इसका स्फेरिकल शेप का। जब आपका लीनियर सोर्स हो, जैसे कि ट्यूबलाइट, उस केस में वेव फ्रंट क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा। यदि जब आपका सोर्स बहुत ज़्यादा दूर हो, ठीक है, जहाँ से आप उसको क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी एक तरीके से हो, तब क्या होगा, तब आपका वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट शेप का होगा। क्लियर, ये बात सभी को समझ आई, बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट।
लेकिन टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट के बाद में बेटा जो अगला टॉपिक है, जो सर हाइगन ने जो थ्योरी दी थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी उन्होंने, हाइगेंस प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और अक्सर कर उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज द हाइगेंस प्रिंसिपल, और क्या कॉन्सेप्ट उसमें लगाए सर हाइगन ने, क्या चीज़ हमको बताई वेव फ्रंट से रिलेटेड। उन्होंने ये भी बताया कि जो वेव फ्रंट है किस तरीके से आगे प्रोड्यूस होता है, किस तरीके से आगे मूव करता है। जो हमारा एक अगला वेव फ्रंट होता है, जैसे कि हमारा क्या है कि एक ये वेव फ्रंट था, मान लो ये वाला वेव फ्रंट था, इससे अगला वेव फ्रंट क्या होगा, ये होगा, इससे अगला वेव फ्रंट ये होगा। तो ये वाला वेव फ्रंट कैसे जनरेट हुआ, ये वाला वेव फ्रंट कैसे जनरेट हुआ, ये वाला कैसे जनरेट हुआ। तो ये इनका फॉर्म किस वजह से होते हैं, किस तरीके से ये आगे क्या करता है, मूव करता है, एक्सपेंड होता है, ये बताया सर हाइगन ने अपने प्रिंसिपल के अंदर। तो आइए अगला टॉपिक करते हैं, सर हाइगन प्रिंसिपल। ठीक है, तो बेटा ये अगला टॉपिक है हमारा हाइगेंस प्रिंसिपल। ठीक है, हाइगेंस, सर हाइगेंस ने क्या बताया अपने प्रिंसिपल में, क्या ये थ्योरी दी, वेव थ्योरी। ठीक है, तो हाइगेंस प्रिंसिपल के अंदर सर ने ये बताया कि जो हमारा वेव फ्रंट फॉर्म होता है, यानी कि जो हमारा वेव फ्रंट फॉर्म होता है किसी भी सोर्स के लिए, ठीक है, वो एक कंडीशन में फॉर्म होता है। ठीक है, किस तरीके से वो आगे ट्रैवल करता है। तो देखो वो कंडीशन सर ने क्या बताई, ज़रा ये देखिए। मतलब कि उन्होंने पहला जो उसके अंदर 2 पॉइंट्स उन्होंने रखे कि जो पहला पॉइंट है हाइगन प्रिंसिपल के अंदर, उन्होंने बताया कि मान लो कि कोई अगर आपका सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है या सोर्स ऑफ वेव फ्रंट है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट है, उसके अराउंड क्या होगा, एक वेव फ्रंट तैयार होगा। ठीक है, ये बात अभी आपको मैंने बताई। लेकिन ये वेव फ्रंट आप इसको डायरेक्टली वेव फ्रंट नहीं कहोगे, वेव फ्रंट कहोगे कब, तब सेम फेज में कुछ पॉइंट्स होंगे, यानी कि वेव के कुछ सेम फेज में कुछ पॉइंट्स होंगे। उन पॉइंट्स को यदि आप मीट कराओगे, देखो मीट करा दिया मैंने, तो इन पॉइंट्स को क्या कहेंगे, इस बार बनने वाली फॉर्म को क्या कहेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे। यही तो था। लेकिन ये अब ये जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये 4-5 ही पॉइंट्स हों। इस सरफेस के ऊपर इनफाइनाइटली पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट्स जो है ना, ध्यान से समझना, ये जो पॉइंट्स हैं, अब जो अगला वाला जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसे बनेगा, ये बताया सर हाइगेंस ने। सर हाइगेंस ने क्या बताया कि अगले वाला जो नेक्स्ट वेव फ्रंट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। तो नेक्स्ट वेव फ्रंट कैसे बनेगा, जो ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये अगले वाले वेव फ्रंट के लिए वर्क करेंगे एज अ सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि एज अ सोर्स काम करेंगे। कैसे कि ये जो पॉइंट्स है ना, इसके अराउंड क्या होगा, एक खुद का अपना एक क्या तैयार होगा, एक वेव फ्रंट तैयार होगा, इसके अराउंड भी एक वेव फ्रंट तैयार होगा। ऐसे ही ये वेव फ्रंट दोनों की दोनों इमिट्स होंगे यहाँ से। ठीक है, ये बात दिखाई, आपको समझ आई। ठीक है, कि ये नए वेव फ्रंट बनेंगे। ठीक है, अब जो अगला वाला वेव फ्रंट बनेगा, वो अगला वाला वेव फ्रंट किस तरीके से बनेगा। ठीक है, जरा ध्यान से समझना कि यदि ये जो वेव फ्रंट, छोटे वेव फ्रंट दिखाई दे रहे हैं, ये वेव फ्रंट ना बोल के आप इनको क्या बोलोगे, वेवलेट्स बोलोगे। ठीक है, परफेक्ट वर्ड इनके लिए क्या है, वेवलेट्स। ये छोटे छोटे जो वेवलेट्स तैयार होंगे इन पॉइंट्स के द्वारा, इन वेवलेट्स को यदि आप इस तरीके से मिला दें, इस तरीके से मीट कर दें, ठीक है, टेंजेंटियल मीट कर दें, तब क्या होगा, एक नया वेव फ्रंट तैयार हो जाएगा। जरा देखो, दिखाई दिया क्या, ये नया वेव फ्रंट तैयार हो गया। तो जो अंदर वाला वेव फ्रंट है, ये वाला, इसको बोलेंगे हम क्या, प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे, प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, प्राइमरी वेव फ्रंट। और ये जो दिखाई दे रहा ना आपको, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, ये बात समझ आई आपको। तो ऐसे ही ये जो वेव फ्रंट है हमारे आगे की तरफ मूव करते रहते हैं, एक्सपेंड करते रहते हैं। अब जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला वेव फ्रंट, ठीक है, इस पर भी क्या होगा, कोई एक पॉइंट्स होगा, इस पर भी कोई पॉइंट्स होगा, इनफाइनाइटली पॉइंट्स हो सकते हैं। ये अपने आप में एक वेवलेट्स का काम करेंगे, ये भी वेवलेट्स का काम करेंगे, यहाँ पर वेवलेट्स बनेंगे। और इन वेवलेट्स को आप क्या करोगे, टेंजेंटियल मीट कराओगे, सरफेस ड्रॉ करोगे, तो देखो अगला वाला क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट बन जाएगा। ऐसे ही फिर अगला वाला वेव फ्रंट बनेगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से वेव फ्रंट क्या है, इस तरीके से वेव फ्रंट क्या होगा, मूव करेगा आगे, आगे खुद को एक्सपेंड करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये बात किसने बताई, सर हाइगेंस ने बताई। उन्होंने ये पहला जो कॉन्सेप्ट है अपने प्रिंसिपल के अंदर डिस्क्राइब किया। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने एक चीज़ और बताई कि जो हमारा वेव फ्रंट है, यानी कि भाई देखो ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहाँ से कुछ रे ऑफ लाइट्स इस तरीके से निकल रही होंगी, ठीक है, आउट हो रही होंगी, कुछ रे ऑफ लाइट्स इस तरीके से आउट हो रही हैं, ठीक है, इस तरीके से रे ऑफ लाइट्स आउट होंगी,
ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट जो है इस वेव फ्रंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये चीज़ क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखना, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो रे ऑफ लाइट्स होती हैं वो वेव फ्रंट के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। आप ये बोल सकते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि वेव फ्रंट रे के ऊपर परपेंडिकुलर है और रे वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर केस, ठीक है। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर का केस हो जाएगा। ये बात सभी को समझ आई। तो ये सेकंड बात उन्होंने क्या बताई, परपेंडिकुलर की कंडीशन बताई उन्होंने कि भाई ये परपेंडिकुलर होना है, सिंबल ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी कि जैसे कि ये कोई भी दो चीज़ें म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसे कि ये वाली रे ऑफ लाइट इस पर परपेंडिकुलर है, यदि इसको आप ऐसे कर दो तो ये वाली चीज़ देखो इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो दोनों के दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर केस बताया, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो ये तो एक सिंपल सा वेव फ्रंट था। अब कई बार क्या होता है कि सर मान लो कि आपके पास कोई वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट है, क्या प्लेन वेव फ्रंट है, तो कि सर वो किस तरीके से आगे खुद को इंक्रीज करेगा। तो ज़रा देखिए कि मान लो कि प्लेन वेव फ्रंट है, सपोज दैट कि मेरे पास में एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। अब ये प्लेन वेव फ्रंट तो कुछ ऐसा ही होगा ना। अब ये प्लेन वेव फ्रंट यदि ऐसा है तो इसका कुछ हिस्सा हमें ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, है ना। तो ये वाला हिस्सा कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, क्या सिंपली ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। इस तरीके से दिखाई देगा मेरे को, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो प्लेन वेव फ्रंट क्या है, कुछ इस तरीके से क्या है, इस पर रे ऑफ लाइट्स इस तरीके से इमिट्स होती है, इससे प्लेन वेव फ्रंट से इस तरीके से इमिट्स होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से रे ऑफ लाइट्स इमिट्स होंगी। तो एक्चुअली होगा क्या, इस वाले एरिया पे क्या होगा, यानी कि जो ये वेव फ्रंट है हमारा, प्लेन वेव फ्रंट है, यहाँ पर कुछ वेवलेट्स होंगे, ठीक है। कुछ वेवलेट्स ऐसे होंगे, ये वेवलेट्स क्या करेंगे, ये इसके ये पॉइंट्स होंगे, सॉरी पॉइंट्स क्या करेंगे, वेवलेट जनरेट करेंगे। ये भी वेवलेट्स जनरेट करेंगे, इस तरीके से वेवलेट्स जनरेट होगा और इनको आप मीट कराओगे तो देखो अगला वेव फ्रंट बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे ही फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होंगे, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होंगे अगले वाले वेव फ्रंट पर, उनके वेवलेट्स कुछ ऐसे होंगे, उनके वेवलेट्स कुछ ऐसे होंगे इस तरीके से। तो उनको मीट करेंगे तो देखो अगला वाला क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट बन जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आगे चलती रहती है और प्लेन वेव फ्रंट क्या है, खुद मूव करता रहता है, एक्सपेंड करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है खुद को, ठीक है। तो ये हमारा वेव फ्रंट्स की थ्योरी रही, ठीक है। तो सर हाइगेंस ने बस ये दो तीन ही बात बताई और ये जो वेव फ्रंट है उसका स्ट्रक्चर और वर्किंग और जो मूवमेंट करने की जो उसका एक तरीके से उसकी कंडीशन है, उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा ये हाइगेंस प्रिंसिपल। और आज भी हम इस चीज़ को समझते हैं, मानते हैं कि हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है, और बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी वर्किंग इस जो प्रिंसिपल है इस पर टिकी हुई है, ठीक है। अगर ये हाइगेंस प्रिंसिपल नहीं होता तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम फेल कर चुके होते अब तक, ठीक है। तो उसके बाद में देखो हाइगेंस प्रिंसिपल के बाद में बेटा अगला टॉपिक जो आता है हमारा रिफ्लेक्शन, ठीक है। कि देखो वेव फ्रंट के अंदर, सॉरी वेव ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन भी होता है। जैसे रे थ्योरी के अंदर रिफ्लेक्शन होता था, देखो जो रे थ्योरी है, रे थ्योरी के अंदर हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन नॉर्मली पढ़ते थे हम लोग, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा तो हम एक रे का यूज करते थे, बस रे का यूज सिर्फ इसलिए करते थे कि वहाँ पर डायग्राम जो आसान बन जाते हैं, ठीक है। बाकी जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, वो इस वेव ऑप्टिक्स के अंदर भी होता है। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे जो हमारा स्नेल लॉ है, साइन आई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, वो किस वजह से कांस्टेंट होता है, क्या रीजन है, इंसिडेंस एंगल ऑलवेज इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन एंगल, ये क्यों आपस में बराबर होते हैं, इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर क्यों होता है, ये सारी चीज़ आइए हम अगले वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा क्या, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव ऑप्टिक्स या वेव फ्रंट, ठीक है। तो अगला टॉपिक देखते हैं, आइए। तो बेटा अगला टॉपिक है हमारा क्या, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी भी रिफ्लेक्शन करती है, वेव थ्योरी रिफ्लेक्शन भी करती है, सारे काम करती है, जैसे आपने रे थ्योरी के अंदर पढ़ा, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है। तो किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है वेव थ्योरी के अंदर, जरा डिस्कस करते हैं। डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। एक डायग्राम हमने बना रखा है कि हमारे पास क्या है कि प्लेन वेव फ्रंट है, क्या है बेटा, एक प्लेन वेव फ्रंट है। बड़ा समझने की बहुत सारी चीज़ें इसमें बच्चे अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो टॉपिक समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करें तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कि हमारे पास में क्या है कि प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट जैसे कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में कि मोबाइल है, ये प्लेन वेव फ्रंट एक तरीके से मैंने बताया ना, इस तरीके से प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। और ये आगे जाके इस तरीके से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से ध्यान से समझना। क्या है, एक वेव फ्रंट है
और जिस किस टाइप का वेव फ्रंट है वो है हमारा प्लेन टाइप का वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। और वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है एयर के अंदर, ये एयर मीडियम दिखाई दे रहा है। अब बल्कि देखो हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के केस में मिरर यूज करते हैं और रिफ्रैक्शन के केस में हम मीडियम्स, डिफरेंट टाइप मीडियम्स यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा रिफ्लेक्शन है तो नीचे ले रखा है हमने एक मिरर। जब कोई भी प्लेन हमारा वेव फ्रंट इस तरीके से क्या करेगा, ट्रैवल करेगा एयर के अंदर और ऐसे करता हुआ जाएगा, तो इस जगह पे जाके, ठीक है, इस जगह पे जाके क्या करेगा, इस प्लेन मिरर से, इस मिरर से क्या है टकराएगा, दैट मीन्स इसको स्ट्राइक करेगा। और जब इसको स्ट्राइक करेगा इस तरीके से, ठीक है, तो इसका ये वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन तो पहले स्ट्राइक करेगा, लेकिन ये वाला पोर्शन तो अभी इससे काफ़ी दूर है, दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये तो मूव करेगा ना, तो ये टकरा जाएगा और ये मूव करता रहेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मूव करता रहेगा। तो जैसे जैसे ये आगे मूव करेगा और ये मूव करना, ट्रैवल करना बंद कर देगा, ठीक है। और जब ये ट्रैवल करना बंद करेगा तो इस तरीके से जब ये आएगा तो ये इस तरीके से स्ट्राइक होकर ये ऐसे इस तरीके से कुछ पलट जाएगा, ऐसे पलट जाएगा और फिर ये इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपको कुछ रे लाइट्स दिखाई दे रही हैं कि ये रे ऑफ लाइट्स हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। कौन कौन, रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट। यही तो बताया था कि रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, ये बताया था ना। तो देखो परपेंडिकुलर है दोनों की दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से ये आएगा और इस तरीके से स्ट्राइक होगा जब इससे, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा पलट जाएगा, दैट मीन्स कि डाइवर्ट हो जाएगा। और डाइवर्ट होने के बाद में यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं, क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और रिफ्लेक्ट होने के बाद में इस तरीके से, रिफ्लेक्ट होने के बाद में इस तरीके से ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा। तो इसको कहते हैं बेटा हम क्या, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, किसी भी प्लेन मिरर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन है तो प्लेन मिरर के ऊपर ही होगा, ठीक है। और इसमें समझने वाली बात ये है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है कि जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ते थे किसके अंदर, जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था हमने रे थ्योरी के अंदर, तो हमारा जो इंसिडेंस एंगल हुआ करता था वो नॉर्मल के साथ लेते थे। लेकिन आज यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं कि जो हमारा इंसिडेंस एंगल है वो नॉर्मल के साथ नहीं, नॉर्मल तो कुछ यूँ आता, अगर नॉर्मल हम इसका लेते तो कुछ इस तरीके से नॉर्मल आता है ना, लेकिन इस तरीके से नॉर्मल ना लेके हमने के जो आई इंसिडेंस एंगल ले रखा है ना, वो किसके साथ ले रखा है, वो वेव फ्रंट के साथ ले रखा है। क्या, वेव फ्रंट का जो एंगल है वो मिरर के साथ ले रखा है, आप ये चाहे यूँ कह लो, क्या मिरर के साथ ले रखा है। और यहाँ पर भी हमने जो हमारा रिफ्लेक्शन वाला जो एंगल आर है वो भी मिरर के साथ ले रखा है, जबकि रे थ्योरी के अंदर कहाँ लेते थे हम लोग, नॉर्मल के साथ में। तो ये जरा ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको क्या दिखाई दे रही है, कुछ इस तरीके से, क्या चीज़ है पता है कि आपको पता है कि ये वेव फ्रंट जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो क्या है, वेवलेट्स क्या होंगे, जनरेट होंगे। तो वेवलेट्स जब जनरेट होंगे तो इस तरीके से तो क्या होगा, ये एक्सपेंड करेगा। भाई कोई भी वेव फ्रंट किस तरीके से इंक्रीज करता है, इस तरीके से तो इंक्रीज करेगा। तो ये इंक्रीज करने की डायरेक्शन है, बस और कुछ नहीं है, जो सिंबल्स लगा रखे हैं, ठीक है, इसे राउंड फॉर्म में, कर्व फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ क्या करेगा, पलट जाएगा, दैट मीन्स किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा और ऐसे चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से चलना कैसे स्टार्ट करेगा, आपको पता है ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है। ये प्लेन वेव फ्रंट मैंने बताया कि वेवलेट्स के थ्रू जनरेट हुए होंगे, इस तरीके से इनको मिलाया होगा। तो उसके बाद ये अगला वेव फ्रंट किस तरीके से जनरेट हुआ होगा, अगले वेव फ्रंट जो हमारे वेवलेट्स जनरेट होंगे उनके थ्रू क्या है, यह क्रिएट होगा। तो इस तरीके से ये आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्शन होता है किसका, किसी भी प्लेन वेव फ्रंट का, ठीक है, इन द केस ऑफ वेव थ्योरी। ये बात सभी को समझ आई, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि एयर के अंदर अगर कोई रे ऑफ लाइट या वेव फ्रंट अगर ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो एयर के अंदर आप वैक्यूम भी बोल सकते हैं, तो इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या होती है, स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर और वैक्यूम, ठीक है। उसके बाद में आपको इतना पता चल जाना चाहिए कि आपके पास में स्पीड है, तो यहाँ से इस रे ऑफ लाइट ने यहाँ तक आने में कोई टाइम टेकन किया होगा, यानी कि टेकन टाइम होगा। तो किसी टी टाइम में उसने कोई डिस्टेंस यहाँ पर कवर की हुई होगी, तो वो डिस्टेंस को नाम दे दिया हमने क्या, बी डैश, दिखाई दे रहा है आपको, बी डैश, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस कवर की है इन्होंने सपोज दैट टी टाइम में कवर की है, तो हम लिख सकते हैं कि बी डैश इज अ डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी क्या है, एयर की,
क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसको मैंने सी से डिनोट कर रखा है, तो सी इंटू टाइम इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जितना डिस्टेंस ये कवर करेगा, ठीक है भाई, स्पीड तो बराबर ही है ना रे ऑफ लाइट की, मीडियम भी बराबर है एयर, स्पीड भी बराबर है, तो डिस्टेंस तो बराबर इंक्रीज बराबर ही कवर होगी ना, डिस्टेंस तो इक्वली कवर करेंगे दोनों फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस। कौन सा वाला फेस? जो ये अभी आपने ये जो पलटा है, डाइवर्ट किया, ठीक है, रिफ्लेक्ट किया, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे केस में ये वाली जो चीज़ थी ना, पलट के कहाँ पे आ गई? देखो यह इस जगह पे आ गई, ए डैश और बी डैश, ठीक है, ए डैश और बी डैश। इस केस में क्या करना है आपको? ए डैश और बी डैश नहीं, सॉरी, ए डैश, ए और ए डैश, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? ये वाली डिस्टेंस भी तो क्या होगी? सी टी के बराबर ही होगी ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ए और ए डैश इक्वल्स टू सी इंटू टी, यानी कि ये दोनों ही डिस्टेंस बराबर होंगी। और दोनों डिस्टेंस क्यों बराबर होंगी? सेम मीडियम में, सेम रे ऑफ लाइट सेम स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं, सेम टाइम में, तो डिस्टेंस दोनों की बराबर होगी। ठीक है, तो ऐसा करने से बच्चे होगा क्या? यहाँ पर दो आपके ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे। तो दो ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखो। पहला वाला केस हम लोग पढ़ते हैं, देखो ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, एक ट्राइंगल तो ये हो जाएगा। तो लिख सकते हैं आप लेट ट्राइंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश। इतनी बात समझ में आई? एंड उसके बाद में आपको लिखना है ए डैश बी डैश, ठीक है, ट्राइंगल ए डैश बी डैश, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो बेटा हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ट्राइंगल्स का क्या करना है आपको? इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, यानी कॉन्ग्रुएंट यदि शो कर देंगे हम, तो यहाँ से एक रिलेशन ये निकल के आ जाएगा कि जो एंगल आई है और जो एंगल आर है कि ये दोनों इक्वल हैं। भाई यही चीज़ हमने स्नेल लॉ के अंदर पढ़ा था, ठीक है, हमने रिफ्लेक्शन के केस में पढ़ा था, रे थ्योरी के अंदर यही पढ़ा था कि दोनों एंगल इक्वल क्यों होते हैं। तो आज आपको ये पता चलेगा ये दोनों एंगल्स क्या बराबर क्यों होते हैं, क्या रीजन है इन दोनों का बराबर होने का। ठीक है, जरा इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? जरा ध्यान से देखिए कि आपको ये दोनों ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर एक चीज़ तो कॉमन है, ठीक है, इसको आप इस तरीके से ले लेना, ठीक है, इस तरीके से, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर जो हमारा ए बी डैश और ए बी डैश, यानी कि दोनों ही ट्राइंगल के अंदर हमारा एक ये साइड कॉमन है। क्या है? एक ही साइड कॉमन है जिसका नाम है ए बी डैश, ठीक है। तो हमारा जो ए बी डैश है, यानी कि जो हमारी साइड ए बी डैश है, ए बी डैश ए बी इक्वल्स टू ए बी डैश, ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए बराबर है क्या? भाई दोनों का ये साइड तो कॉमन है ना, ए बी डैश, ठीक है। उसके बाद में दोनों ही ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, यानी कि एंगल बी और एंगल ए डैश, एंगल बी और एंगल ए डैश ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए डैश, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। और दोनों कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद में आपने एक चीज़ जरा ध्यान से देखो कि ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है, कौन सी वाली? ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, कि ए डैश और आपका बी बी डैश, भाई ये दोनों डिस्टेंस तो क्या है? ये दोनों डिस्टेंस तो बराबर है। मैंने यही तो बताया था अभी आपको कि दोनों की स्पीड बराबर है, दोनों का टाइम बराबर है, तो दोनों के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस भी तो बराबर ही होगी ना। तो बोथ डिस्टेंस आर इक्वल इन दिस केस, ठीक है, बिकॉज हमारा एयर मीडियम है, ठीक है, मीडियम ने चेंज किया नहीं है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन थोड़ी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो ये दोनों हो जाएगा बेटा बी बी डैश इक्वल्स टू ए डैश, और ये क्या हो जाएगा हमारा? सी टी के बराबर हो जाएगा। सी टी का मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है, स्पीड ऑफ द लाइट एंड टाइम, जो भी टेकन टाइम है, ठीक है, इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये तीनों चीज़ क्या है? बराबर है। जब इस ऐसे केस में 3 चीज़ इक्वल हो गई आपके, 3 कोई प्रॉपर्टी आपने क्या करी? इक्वल करी, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है? हमारे इक्विलैटरल ट्राइंगल है। और जब इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो क्या हमारे आर और आई दोनों एंगल्स बराबर नहीं होंगे क्या? तो हमारा जो एंगल्स आई है वो ऑलवेज बराबर होगा एंगल आर के। तो ये है हमारा रिफ्लेक्शन केस, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है। तो इसलिए हम कह देते थे कि एंगल यानी इंसिडेंस एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन जो एंगल होता है, रिफ्लेक्शन जो एंगल होता है उसके बराबर होता है, ठीक है। तो आई ऑलवेज इक्वल्स टू आर। तो ये है हमारा रिफ्लेक्शन का केस। किसी को कोई डाउट? ठीक है, ये बात सभी को समझ आई, ठीक है, ओके। उसके बाद में अब इसके बाद में अगला टॉपिक करने वाले हैं बेटा, उस टॉपिक का नाम है हमारा रिफ्रैक्शन।
रिफ्लेक्शन भी होता है वेव थ्योरी के अंदर और रिफ्रैक्शन भी होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन आइए देखते हैं रिफ्रैक्शन का क्या है। हाँ तो बच्चों ये हमारा अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन का, ठीक है। रिफ्लेक्शन किस तरीके से वेव थ्योरी पर डिपेंड करता है, किस तरीके से वेव थ्योरी के अंदर रिफ्लेक्शन होता है। और रिफ्लेक्शन के बाद अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन कि वेव थ्योरी के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे परफॉर्म करता है, किस तरीके से कोई प्लेन वेव फ्रंट रिफ्रैक्ट होता है इन द केस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है। देखो हमने क्या लिया है, एक प्लेन वेव फ्रंट लिया है, ठीक है। रिफ्रैक्शन का केस है, जरा आप अच्छे से समझते हो कि जब आप रिफ्रैक्शन पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छे से ये पता है कि रिफ्रैक्शन किस केस में होता है, जब मीडियम चेंज होता है। लाइट जब अपना मीडियम चेंज करती है तब क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। और मीडियम चेंज नहीं होता है तो उसके वो केस कौन सा होता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, जैसे कि मिरर वगैरह के केस में होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एक रिफ्रैक्शन का केस। और ये रिफ्रैक्शन नॉर्मल रिफ्रैक्शन नहीं है बेटा, ये केस का वेव थ्योरी पे बेस्ड है, कोई नॉर्मल लाइट या रे थ्योरी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो एक प्लेन हमने क्या ले रखा है, प्लेन वेव फ्रंट ले रखा है, ठीक है। और जब प्लेन वेव फ्रंट को एयर में रखे, ठीक है, या आप ये कहो कि एयर में से होके किसी भी प्लेन वेव फ्रंट को ट्रेवल कराया जा रहा है, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ आई। जब ये वेव फ्रंट आगे की तरफ क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, तो जब आगे दूसरा मीडियम मिलेगा, ये दूसरा मीडियम आपको दिखाई दिया, मान लो कि नीचे दूसरा मीडियम है, हमारा जो सेकंड मीडियम है वो वाटर ले रखा है। ये जरूरी नहीं है वाटर, ग्लास हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, कोई और दूसरा मीडियम हो सकता है, रेयर मीडियम हो जाएगा ये, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा डेंसर मीडियम। तो जब किसी भी रेयर मीडियम से चलकर कोई भी प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है, जब दूसरे डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करता है तो वो रिफ्रैक्ट होता है। इतनी बात समझ में आई आपको, वो रिफ्रैक्ट होता है। तो रिफ्रैक्ट किस तरीके से होता है, किस कंडीशन में होता है, देखिए जरा कि जैसे प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आया, ठीक है, दूसरे मीडियम में एंटर किया तो ऐसे रिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है भाई। यही चीज़ तो हमने किसमें पढ़ी थी, रे थ्योरी के अंदर पढ़ी थी। रे थ्योरी भी क्या कहती थी कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर में होता है तो रिफ्रैक्ट होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात थी ना। दैट मीन्स कि उसकी स्पीड किस में कम होगी, उसकी स्पीड डेंसर मीडियम में कम होगी। स्पीड ऑफ द रे ऑफ लाइट क्या किस में कम होगी, वो कम होगी डेंसर मीडियम में कंपैरेटिवली रेयर मीडियम, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा कुछ केस यहाँ पर है, जो हमारा प्लेन वेव फ्रंट है ये भी रिफ्रैक्ट हो रहा है, देखो, और ये ऐसे बैंड हो रहा है, तो ये बैंडिंग ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब जरा ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर बेटा, ये इन्फॉर्मेशन देख लो। इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये प्लेन वेव फ्रंट जब ऐसे आया तो इस प्लेन वेव फ्रंट का जो पहला वाला हिस्सा है, पहले ये क्या करेगा, इसके अंदर एंटर करेगा। किसके अंदर एंटर करेगा, इस वाले मीडियम, कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम, जिसको हमने वाटर ले रखा है, इसके अंदर एंटर करेगा, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है प्लेन वेव फ्रंट का, ये कुछ टाइम के बाद में क्या करेगा, इसके अंदर एंटर करेगा। क्यों, क्योंकि ये पहले टकराएगा इससे, तो पहले तो ये एंटर करेगा ना। अब रिफ्लेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि मिरर नहीं है भाई, ये तो क्या है, मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो ये तो एंटर करेगा ना, तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। रिफ्रैक्ट कब होगा, जब ये एंटर करेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि ये क्या है, जब यहाँ कुछ टाइम तक ये ट्रैवल करेगा तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, उस डिस्टेंस को बोलेंगे हम क्या, बी डैश, ठीक है। और ये डिस्टेंस को कवर करने में कोई टाइम लगेगा, बिना टाइम के तो कोई डिस्टेंस कवर होती नहीं है। जब कुछ टाइम लगेगा बेटा, उस टाइम को ले लिया हमने टी, ठीक है। सपोज दैट कि जो स्पीड ऑफ द लाइट है, स्पीड ऑफ द लाइट, रे ऑफ लाइट की जो स्पीड है वो हमने v1 ले ली फॉर द रेयर मीडियम एंड और एयर मीडियम, ठीक है। कि एयर मीडियम में जो रे ऑफ लाइट की जो हमने स्पीड ले रखी है वो v1 ले रखी है, और रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स ले रखा है वो μ1 ले रखा है, ठीक है। अब आपको पता है कि यदि मुझे b और b डैश डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। जो हमारी स्पीड वेलोसिटी है वो क्या है, v, तो v का मल्टीप्लाई टाइम के साथ करेंगे तो ये डिस्टेंस आपको मिलेगी b डैश, ठीक है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो b डैश है किसके बराबर है, v1 इंटू टी के बराबर। तो क्या लिख देंगे हम लोग लिखेंगे बेटा कि b डैश इज ऑलवेज इक्वल्स टू v1 इंटू टी, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग यहाँ पे आ जाइए कि जब ये अंदर इसके एंटर करेगा तो ये भी कुछ टी टाइम में क्या है, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, और उस डिस्टेंस का नाम होगा ए डैश। क्या होगा, ए डैश। ये ए और ए डैश जो बेटा है ना, ठीक है, ये एक डिस्टेंस है, और इसके लिए क्या है, इसके लिए ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे तो इसकी जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड निकलेगा वो निकलेगा v2 इंटू टी, यानी कि ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू
टाइम और स्पीड यहाँ पे क्या ले रखी है आपने v2 इन द केस ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है। μ2 इट इज आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द डेंसर मीडियम, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं v2 इंटू टी। बोलो ये बात सभी को समझ आई क्या? बी डैश और ए डैश की वैल्यू हमने निकाल ली डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के, यानी कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। उसके बाद में जरा आ गया ये कि हमने यहाँ पे देखा कि एंगल आई जिसको इंसिडेंस एंगल कहा गया है, एंगल आर जिसको रिफ्लेक्ट वाला एंगल कहा गया है, रिफ्लेक्टेड एंगल कहा गया है। ये एंगल्स देखो हमने इसके साथ ले रखे हैं, ठीक है। इसे नॉर्मल उसके साथ में जो हमारा लेवल है उसका मीडियम का, ठीक है, उसके साथ में ले रखे हैं। लेकिन वहाँ पर हम क्या लेते थे? हम नॉर्मल के साथ लेते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे केस में भी ये दोनों बराबर होते हैं। जरा अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ लिखनी है कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो μ1 है μ2 है, इनको किस तरीके से लिख सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर जो μ1 की वैल्यू होगी, क्या μ1 की जो वैल्यू होगी वो होगी c/v1, क्या होगी c/v1, एंड जो μ2 की वैल्यू होगी वो होगी c/v2, ठीक है। ये तो आप जानते हैं कि भाई कि μ और μ2 की वैल्यू किस तरीके से राइट की जाती है, ठीक है, किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे आप, ठीक है। तो c/v1 और c/v2, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको, अब यहाँ पर हमें कुछ स्नेल लॉ, आपने सुना होगा साइन आई अपॉन साइन आर, भाई सुना क्या, पढ़ा भी है, प्रूफ भी किया है, अब बहुत अच्छे से जानते हो आप, ठीक है, कि साइन आई अपॉन साइन आर यहाँ पर क्या अप्लाई करोगे तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो उसको अप्लाई करने के लिए कुछ ट्राइंगल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन ट्राइंगल्स का यूज करके हम यहाँ पे साइन आई और साइन आर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। किस तरीके से अप्लाई करेंगे? आपको पता है साइन आई क्या होना है, बहुत अच्छे से जानते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कौन कौन जानते हैं इस चीज को? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन का फॉर्मूला ये होता है, देखो साइन, अब हम लोगों को क्या करना, साइन आई के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो साइन आई मतलब आई वाला एंगल की बात हो रही है। आई वाला एंगल किस वाले ट्राइंगल में भैया? ए बी डैश वाले ट्राइंगल के अंदर है। तो यहाँ पर आई दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यदि मैं परपेंडिकुलर लूंगा तो किसको लूंगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा बी डैश, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? ए बी डैश। तो मैं लिख सकता हूँ कि साइन आई अकॉर्डिंग दिस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ए बी डैश, ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी डैश अपॉन ए बी डैश। ये बात सभी को समझ आई, ठीक है। ये बी डैश समझ में आ रहा है ना, ये इसकी फाइनल पोजीशन है यहाँ पर जब रिफ्लेक्ट होने से पहले की, ठीक है। उसके बाद में साइन आई के लिए अगर हम बात करें, साइन आई के बाद में साइन आर क्या होगा? साइन आर होगा बेटा, देखो साइन आर दूसरा वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, ए डैश बी, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो बी डैश ए डैश और ए। तो ऐसे केस में जो हमारा आर होगा वो आर क्या होगा? वो आर होगा हमारा साइन आर की जो वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? ए डैश, तो हम लेंगे ए डैश अपॉन, अब देखो हाइपोटेनियस तो दोनों का इक्वल है, कॉमन है दोनों का, तो करेंगे हम लोग क्या? ए बी डैश। ये बात सभी को समझ आई क्या? ये बात क्लियर? कुछ नहीं है, बस सिंपल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, सिंपल ज्योमेट्री यूज की, ज़्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। क्लियर? सब जानते हैं आप साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन क्या होता है, सब जानते हैं ना। एक फॉर्मूला होता है क्या, ये पढ़ा होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कितनी अच्छी बात है, क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, पलट दो कॉस एक्स सेक कॉट। ये सिंपल चीज़ है, 9th क्लास की चीज़ है, ठीक है। अब तो बड़ी क्लास में पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो साइन आई साइन आर इस वाले कॉन्सेप्ट को लगा के इन ट्राइंगल्स की हेल्प से बस मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, क्या दिक्कत है इससे, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, जरा ध्यान से देखो बेटा। हमारे पास में क्या होता है, हम जानते हैं कि जो हमारा स्नेल लॉ होता है, स्नेल जो लॉ होता है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर, यही तो होता है साइन आर, ठीक है। साइन आर ये क्या होता है? कांस्टेंट करके होता है, ऐसे ही बताया था ना, ठीक है। तो अपन को क्या करना है कि भाई हमें क्या करना है, इनका रेशियो ले लेना है। दैट मीन्स कि साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि हम लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू, जरा साइन आई की वैल्यू क्या है बेटा, जरा देखो, बी डैश अपॉन ए बी डैश। साइन आर की वैल्यू क्या है, जरा पलट के क्या लिखेंगे इसको, ए बी डैश अपॉन ए डैश।
जरा ए बी डैश से ए बी डैश कट रहा है क्या? अरे कट गया, खत्म हो गया। तो क्या बचेगा हमारा? ये बी डैश अपॉन ए डैश बचेगा। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे आपके पास में बी डैश की वैल्यू है क्या? देखो बी डैश की वैल्यू है क्या? ए डैश की वैल्यू है। बेटा सब कुछ दिखाई दे रहा, क्या देख रहे हो? फिर आप कर दो इसको पुट डायरेक्ट, क्या दिक्कत है? बी डैश और ए डैश की वैल्यू उठाओ और यहाँ पे आप पुट कर दो। तो सिंपली पुट करेंगे तो किस तरीके से पुट होगा देखिए। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या चल रहा है? बी डैश अपॉन ए डैश। तो बी डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास में? V1 इंटू टी, और ए डैश की वैल्यू क्या है? V2 इंटू टी, ठीक है। कुछ चीज़ कट रही है क्या? ठीक है, जो चीज़ कट रही है उसको काटिए, ठीक है। जरा आगे देखते करते हैं इसको। तो उसके बाद में देखो हमने क्या किया, बस कुछ नहीं है, बस V1 इंटू टी अपॉन V2 इंटू टी को पुट किया। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? टी से टी कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पे हमारा बचेगा V1 अपॉन V2, ठीक है। यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 हमारे पास में गेट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखो ऊपर देखो जरा, म्यू1 इक्वल्स टू सी अपॉन V1, म्यू2 इक्वल्स टू सी अपॉन V2, ठीक है। यहाँ से आप V2 और V1 की वैल्यू यानी V1 और V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है। दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा जरा भैया आपको? यहाँ से V1 की वैल्यू क्या मिलेगी? V1 अगर इसके साथ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? म्यू1 V1, दैट मीन्स कि C अपॉन म्यू1, क्या बचेगा? म्यू1। यानी कि V1 की वैल्यू आपको चाहिए तो क्या करना है आपको? सिंपली म्यू1 को, V1 की वैल्यू चाहिए तो म्यू1 को इसके नीचे ले जाना है, यानी कि V1 की वैल्यू ये मिलेगी आपको, ठीक है। सिंपली ऐसे ही इसकी वैल्यू मिलेगी। V2 की वैल्यू चाहिए आपको तो V2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? C अपॉन म्यू2, ठीक है, ये मिली। जरा V1 और V2 की वैल्यू है क्या आपके पास में? इस दोनों वैल्यू को उठाओ और यहाँ पे रख दो। तो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू, देखो C अपॉन म्यू1, ये वैल्यू किसकी है? V1 की। और उसके बाद में जो हमारा V2 है, V2 की वैल्यू क्या होगी? V2 की वैल्यू होगी हमारी म्यू2 अपॉन C से C कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा? हमारा बचेगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू2 अपॉन म्यू1 बचेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा? साइन आई म्यू1, देखो साइन आई इंटू म्यू1 ऑलवेज इक्वल्स टू साइन आर, ठीक है, साइन आर म्यू2, ठीक है, म्यू2, ठीक है। देखो ये चीज़ प्रूफ हो गई, ठीक है भाई, यही तो स्नेल लॉ था। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि रिफ्रैक्शन के केस में हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। जरा ध्यान से समझ लीजिए, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर कि हम रिफ्रैक्शन के केस से हमने आज ये प्रूव किया कि भाई ये स्नेल लॉ फॉलो करता है। जब स्नेल लॉ फॉलो करता है तो क्या कह सकते हैं कि आई और आर बराबर रहे होंगे, ठीक है, तभी तो सारी चीज़ें कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी ना किसके अंदर? रे थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से समझना आपको कि ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आई, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ा, तो रिफ्लेक्शन के केस में क्या पढ़ा कि भाई नॉर्मल इंसिडेंस रे, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो सारे के सारे एक सेम पॉइंट पर लाई करते हैं। तो ऐसा ही वेव थ्योरी के अंदर होता है, ठीक है। ऐसा ही रिफ्लेक्शन के केस में जो लॉ होते हैं वो फॉलो कर किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे केस में। तो आज वेव थ्योरी के जो रिलेटेड जो सारे टॉपिक्स हैं, चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो वेव फ्रंट हो, हाइगेंस प्रिंसिपल हो, सर हाइगेंस ने जो भी इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया। वेवलेट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े, ठीक है। तो कंटिन्यू आप बिल्कुल लगातार हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। आगे और अगले जो टॉपिक्स बचे हैं वो भी जल्दी से जल्दी हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना, मेहनत करते रहिए, ओके बाय।